अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास। देन व्हाट इज द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या है? तो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जिसको कहते हैं, उसका द्रव्यमान किस तरीके से निकालते हैं, एलिमेंट्स में एटम्स का जो मास है वो कैसे ज्ञात किया गया, उसके लिए कुछ सिद्धांत और कुछ कंसेप्ट यूज लिए गए पता करने के लिए कि एक एटम का मास कितना होता है। तो एटम का मास निकालने के लिए सबसे पहले द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। तो जो डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी, उसका जो रिमार्केबल कंसेप्ट था, सिद्धांत था, वो यही था, एटॉमिक मास का। According to him, each element had a characteristics atomic mass. उनके अनुसार सभी एटम्स का खुद का एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स गुण वाला एटॉमिक मास होता है, हर एलिमेंट्स का। ये डाल्टन्स ने कहा, ठीक है ना। तो थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया कि द थ्योरी कुड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट proportions so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. तो इस थ्योरी ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मींस जिसमें एलिमेंट्स एक विशेष प्रोपोर्शंस में आपस में, एक अनुपात में आपस में जुड़ते हैं। तो उसके आधार पर उस थ्योरी ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि साइंटिस्ट ये जानने के लिए उत्साहित हुए, प्रॉम्प्ट हुए कि एटॉमिक मास कैसे निकाले, एक एटम का निकाल सकते हैं। वो उसके आधार पर वो निकालने की कोशिश की। तो यहाँ पे वर्ड आता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये पता किया। साइंटिस्ट ने कोशिश की एटॉमिक मास ज्ञात करने की, तो उसके लिए उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास पता किया। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कि एक की तुलना में दूसरा कितना है, इसको बोलते हैं रिलेटिव, तुलना करके। तो तुलना यहाँ पे करके उन्होंने तुलना करने के लिए उनको कोई एक एटम को यूनिट मानना था। उस एक एटम को, किसी एक एलिमेंट के एटम को यूनिट मान के फिर दूसरे एटम्स का एटॉमिक मास निकालना है। और वो थ्योरी कहाँ यूजली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस से, कि एक विशेष अनुपात में ही सारे एटम्स आपस में जुड़ते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। तो वो कंपाउंड्स का जो अनुपात है उनके जुड़ने का, तो उसके लिए उन्होंने किया कि एक एग्जाम्पल के रूप में कार्बन मोनोक्साइड CO formed by carbon and oxygen। कार्बन मोनोक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से बना है। तो कार्बन मोनोक्साइड कंपाउंड है जो बना है, फॉर्म्ड हुआ है कार्बन ऑक्सीजन से। एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया, ऑब्जर्व हुआ कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। तो CO बनाने के लिए, कार्बन मोनोक्साइड बनाने के लिए 3 ग्राम कार्बन कंबाइन होता है, जुड़ता है 4 ग्राम ऑक्सीजन से। तो फिर हम बात करेंगे, अगर 1 ग्राम कार्बन लें तो ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन 4/3 ग्राम होगा, है ना। तो इन द अदर वर्ड्स, कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 4/3 टाइम्स होगा कार्बन का खुद के मास का ऑक्सीजन। जैसे हम सपोज करें कार्बन 1 ग्राम था, तो ऑक्सीजन कितना होगा इसका? 4/3 टाइम्स, 4/3 टाइम्स। वो कितना हो जाएगा? वो 1/33 हो जाएगा, 1/33। इतना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, इतना ऑक्सीजन। अगर ये 1 कार्बन लिया है, 1 ग्राम कार्बन लिया है, तो 1.33 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ये एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से पता लगाया। देन अब एटॉमिक मास की बात करें, तो सपोज we define the atomic mass unit as equal to the mass of 1 carbon atom। अगर ये सपोज किया जाए कि एटॉमिक मास की एक यूनिट एक कार्बन एटम के बराबर है, then we would assign carbon an atomic mass of 1U। कार्बन का एटॉमिक मास माना 1U, then oxygen of atom's mass is 1.33U obviously, ठीक है। While searching for various atomic mass units, अभी तक एटॉमिक मास की यूनिट पता नहीं की गई, साइंटिस्ट ने कंफर्म नहीं हुई अभी तक। वो सर्च कर रहे हैं कि कौन सी यूनिट यूज ली जाए। तो उस सर्चिंग के प्रोसेस में उन्होंने अगला एक एलिमेंट लिया, वो था ऑक्सीजन। Then scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of natural occurring
ऑक्सीजन एज ए यूनिट। तो ऑक्सीजन का 1/16 जो पार्ट था वो शुरू में ये माना गया, ऑक्सीजन का 1/16 वो 1 यूनिट है। ऑक्सीजन का कितना? 1/16 का, जितना ऑक्सीजन का है। दिस वाज कंसिडर्ड रिलेवेंट ड्यू टू 2 रीजन। 2 रीजन से ये रिलेवेंट था। नंबर फर्स्ट, पहला, ऑक्सीजन रिएक्टेड विद ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड। ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड्स बनाता है। तो काफी सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा तो फिर एक रिलेटिवली तुलनात्मक अनुपात ज्ञात करना इजी होगा। देन सेकंड, this atomic mass unit gave mass of most of the elements as whole number। तो ये जो एटॉमिक मास यूनिट थी ऑक्सीजन की, ये बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मास यूनिट है वो ऑल नंबर्स में देती थी। ये दो रीजन थे जिसके कारण ऑक्सीजन को पहले यूज लिया गया। नाउअडे, आजकल, हाउएवर इन 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटॉप। तो यहाँ पे जो थर्ड जो हमने पता लगाया लास्ट में अल्टीमेटली कि कौन सा होना चाहिए, वो था कार्बन 12 आइसोटॉप was chosen as the standard reference for measuring atomic mass। तो एटॉमिक मास पता करने के लिए जो स्टैंडर्ड रूप से जो एलिमेंट्स चूज किया गया था वो था कार्बन 12 आइसोटॉप। समझेंगे इसको कि 1 atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of mass of 1 atom of carbon 12। तो कार्बन 12 का जितना मास है उसका 1/12 12वां हिस्सा वो माना गया 1 यूनिट, एटॉमिक मास की 1 यूनिट। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। एज एग्जांपल हम समझते हैं, ये जैसे ये वाटरमेलन है, इस वाटरमेलन के 12 पीसेस किए गए। कितने? 12। उन 12 पीसेस का जो 1 पीस है वो इस वाटरमेलन का कौन सा हिस्सा होगा? 1/12 वाला। तो ये जो पीस है 1 पीस, इसको हमने 1 यूनिट माना। 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है। अब इसको लेते हुए, अब यहाँ पे जैसे एक मेजर किया है कि इसको लेकर जैसे 2 एप्पल्स को यहाँ मेजर किया है इक्वल, यानी कि इस 1 यूनिट के बराबर 2 एप्पल आ गए, तो फिर ये भी क्या हो गया? ये एक 1 यूनिट एटॉमिक मास हो गया। तो इसको मान के कार्बन आइसोटॉप्स के 12th जो पार्ट है उसको 1 यूनिट मानकर दूसरे एलिमेंट्स का भी एटॉमिक मासेस पता की गई। यहाँ पे टेबल है दी गई है एटॉमिक मास की। मेजर ए फ्यू एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स कौन कौन से, जो हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यू, ठीक है ना। कार्बन का 12 यू, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। जनरली इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास इस प्रकार से है दिया हुआ। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, जो हम यू में लिखते हैं इसको। यू ये क्या है? तो सबसे पहले यू नहीं लेकर हम AMU लिख देते हैं। Earlier abbreviated as AMU, but according to latest IUPAC recommendation, it is now written as U. U means Unified Mass. Okay? अच्छे समझ में आया होगा आपको। अब हम देखते हैं आगे, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। क्या एटम इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, अस्तित्व में होते हैं वो। तो एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो स्वतंत्र रूप से एटम्स नहीं पाए जाते, नहीं रहते वो। तो वो कैसे रहते हैं? एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो एटम्स क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स एंड आयंस बनाते हैं। These molecules or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel or touch। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस खूब सारे इकट्ठा हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, या फिर ये आयंस खूब सारे एग्रीगेट हो जाएंगे और इकट्ठा होके जो बनाएंगे वो है मैटर, वो है मैटर। जैसे अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या है? एज ए मैटर है। तो खूब सारा वाटर है,
तो ये किससे बना है? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से बना है। H2O। H2O क्या है? एक वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। और इसमें एटम कौन कौन से हैं? तो 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो इन्होंने मिल के आपस में एक मॉलिक्यूल्स बना दिया, वो है वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके से टॉपिक रिलेटेड जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप इसको रोज देख पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।